हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट क्लास में लेके आ चुकी हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो गैंग्रीन कहानी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे लाइन टू लाइन, जो लास्ट क्लास थी मैंने उसमें इसको डिस्कस किया था। और आज मैं गैंग्रीन कहानी की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होती हैं वो आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, क्योंकि महत्वपूर्ण पंक्तियाँ बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो मैंने ये अलग से वीडियो में आपके लिए क्लास तैयार की है, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास होती है तो कई बार बोरियत हो जाती है स्टूडेंट्स को और याद करने में भी दिक्कत होती है, जो कि मैंने भी ये दिक्कत फेस की। इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो में, अलग अलग वीडियो में इसको कवर किया है। तो आज हम गैंग्रीन कहानी है जिसको पहले रोज नाम से प्रकाशित किया गया था, अज्ञे द्वारा लिखी गई 1934 ईस्वी में, कहानी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ इसमें कवर करने वाले हैं। तो मोस्टली मैंने सारी जो पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं वो कवर की हैं, और आप इसकी पंक्तियों के जरिए ही इस कहानी के बारे में भी जान सकेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आप याद कर पाएंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गैंग्रीन कहानी की शुरुआत जिस लाइन से होती है, फिर से मैंने उसको इसमें मेंशन किया, कई बार ये भी पूछ ली जाती है। सबसे पहली पंक्ति है हमारी, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पर्श्य, किंतु फिर भी बोझल और परकंपमय और घना सा फैल रहा था। तो ये पहली पंक्ति भी है गैंग्रीन कहानी की और इम्पोर्टेंट भी है। दोपहर का समय, जैसे कि गर्मी के दिनों की बात हो रही है, और ये कहानी में हम जान चुके हैं कि एक लेखक है, मालती इसमें मुख्य पात्र है, उसका बेटा टीटी और उसका पति महेश्वर है। तो कहानीकार स्वयं लेखक इस पंक्ति को कहता है जब वो उसके घर पे जाता है, तो वहाँ के जो मौसम है उसको देखते हुए। उसके बाद मालती दरवाज़ा खोल देती है। आगे तो जो नेक्स्ट हमारी पंक्ति है इसमें फिर से, अभी आए नहीं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30 बजे आया करते हैं। तो ये पंक्ति मालती कह रही है लेखक से, जो उसके घर पे उससे मिलने के लिए आया है। तो वो अपने पति के लिए कह रही है। महेश्वर उसका पति एक डॉक्टर है डिस्पेंसरी में, पहाड़ी इलाके में, और मालती महेश्वर के बारे में कह रही है और ये बात लेखक को कहती है। छोटी सी पंक्ति है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है, तो इस पे आप मार्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी पंक्ति है, मालती मेरी दूर की रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं और इकट्ठे ही लड़े हैं, पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठी ही हुई थी। तो यहाँ पे जैसे जैसा कि इस कहानी में लिखा गया है, लेखक के द्वारा, कहानीकार के द्वारा मालती के बारे में बताता है। जब मालती और वो बचपन में साथ में पढ़ते थे, उसकी दूर की बहन थी, लेकिन यहाँ पे जो कहानीकार है उसको अपनी सखी, अपनी फ्रेंड बताते हुए कहते हैं कि फ्रेंड कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि सख्य का जो, जैसे कि हम यूज़ करते हैं सखा, तो उसको अपनी दोस्त बताता है। तो ये साफ पता चलता है कि कहानीकार ये लेखक की ही पंक्ति है यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट पंक्ति है हमारी, आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ, और जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तो वह एक लड़की ही थी, अब वह विवाहिता है और एक बच्चे की माँ भी है। इस पंक्ति से भी हमें साफ पता चलता है कि मालती के बारे में बात की जा रही है और ये लेखक के द्वारा बात की जा रही है, क्योंकि 4 साल के बाद लेखक उससे मिलने के लिए आता है और उसका विवाह हो चुका है 2 साल से, और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम टीटी है। यहाँ पे लेखक ही कहता है मालती के बारे में इस पंक्ति में। तो नेक्स्ट हमारी जो पंक्ति है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि इस कहानी का नाम पहले रोज रखा गया था, क्योंकि मालती इसमें कई बार रोज शब्द को पुकारती है, बोलती है।
तो रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आती नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मंजेंगे। तो यहाँ पर मालती कहती है लेखक से रोज ही ऐसा होता है। पानी के बारे में बता रही है वो कि पानी 7 बजे आता है, क्योंकि वो सरकारी क्वार्टर में रहते थे और सरकारी क्वार्टर में टाइम टू टाइम ही पानी आता था, कि पूरा दिन पानी अवेलेबल नहीं होता था। तो शाम को जब 7 बजे आएगा पानी, तभी बर्तन मंजेंगे। तो मालती कहती है ये लेखक से। तो यहाँ पे हमने अपनी 5 पंक्तियाँ कंप्लीट कर ली हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पंक्ति पे। नेक्स्ट पंक्ति है हमारी, वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे इधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली थी। तो उतने ही क्षीण बल से उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो और उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। तो यहाँ पर लेखक ही कहता है मालती के बारे में, क्योंकि वह कुछ ज़्यादा बोलती भी नहीं थी इस कहानी में। तो ये बहुत बड़ी पंक्ति थी, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग वाली लाइन और जो लास्ट वाली लाइन है उसको मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे फिर से लेखक ही कहता है मालती जो चुपचाप गुमसुम बैठी रहती है, और जब उसे बातें कर रहा था अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेता है, तो तभी वो अपनी आंखों को नीचा कर लेती है। और यहाँ पर है कि मृत जंतु का तोक डाल दिया गया। तो तोक का अर्थ होता है कि मानो जो कोई अपराधी भी ना हो और उसके नाम के ऊपर उसको पापी ठहरा दिया गया हो, या उसको किसी को मारने वाला ठहरा दिया गया हो, जो दोषी भी नहीं है उसको दोषी ठहरा दिया गया हो। तो ऐसा इल्ज़ाम लगाने की बात, जैसे कि तोक वर्ड इसमें यूज किया है, तो ये लेखक के द्वारा ही कही गई है मालती के बारे में। नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है, और मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे कि, हाँ, जैसे यह घर और जैसे मालती। तो ये जो इम्पोर्टेंट पंक्ति है, जो लेखक उसके घर पे आया हुआ होता है तो उसको ऐसे लगता है जैसे मानो उसके घर पर कोई काली छाया छा गई है, और जैसे कि कोई किसी को वश में कर लेता है, जैसे कोई ब्लैक मैजिक या वशीकरण की बात जैसे कही जाती, तो जैसे कोई काली छाया मालती के घर पर छा गई है, तो मैं भी उसी के वश में होता जा रहा हूँ, जैसे मुझ पे भी वो काली छाया छा गई है। तो ऐसा महसूस कर रहा है लेखक मालती के घर में, जैसे कि मालती बिल्कुल चुपचाप हो चुकी है और कुछ ज़्यादा बोलती भी नहीं है। जैसे वो बचपन में चंचल हुआ करती थी, अब वो वैसी नहीं है। तो ये लेखक की ही पंक्ति है, और मालती के घर के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे कोई जादू जैसा फील हो रहा है, जैसे तो किसी ने वशीकरण कर लिया हो, निर्जीव सा महसूस हो रहा है, नीरस सा। तो नेक्स्ट हमारी जो पंक्ति है, 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी, और वह 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार उग्र रूप में, न जाने कब और कैसे मुझे नींद आ गई थी। 4 खड़क रहे थे यानी कि 4 बज चुके थे। तो शाम की बात हो रही है, क्योंकि मालती बार बार इस कहानी में पुकारती है कि 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, जैसे मानो घड़ी की सुइयों के अनुसार उसका जीवन चल रहा है। तो मालती रुक गई थी, वह 3 बजने वाली बात, यानी 3 बजने के बाद बार में 4 खड़क रहे थे, यानी 4 बज चुके थे। अब की बार उग्र रूप से, न जाने कब, यानी लेखक कह रहा है ये बात कि उसको बातें करते हुए और ये सब बातें मालती को देखते हुए उसको कब न जाने उसको नींद आ गई थी, और उसको कुछ पता नहीं चला उस दौरान। तो ये लेखक की पंक्तियाँ हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो पंक्ति है इम्पोर्टेंट है, बोले हाँ मिल ही जाती हैं, यह गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाते हैं, नीचे बड़े अस्पतालों में भी। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये पूछी जा सकती है कि यहाँ पे लेखक पूछ रहा है महेश्वर से कि गैंग्रीन के कितने केस मिल जाते हैं, तो दूसरे चौथे दिन मिल ही जाते हैं, तो नीचे बड़े अस्पतालों में से भी केस आ जाते हैं। तो महेश्वर कहता है, लेखक से कहता है यहाँ पे।
तो नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, मालती आंगन से ही सुन रही थी और अब आ गई, यानी अंदर आ गई थी, पहले आंगन में थी। बोली, हाँ केस बनते देर क्या लगती है, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े और यह भी कोई डॉक्टरी है। हर दूसरे दिन किसी की टांग किसी की बाह काट आती हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। तो ये साफ पता चलता है इसमें कि मालती बोल रही है लेखक से और अपने पति महेश्वर के बारे में कि टांग काटने का काम करते हैं, या ये भी क्या डॉक्टरी है, क्योंकि जो गैंग्रीन की जो बीमारी थी वो कांटा चुभने से हो जाती थी। कांटा जब लग जाता था हाथ में या पाँव में, अगर वो समय पे नहीं निकाला तो फिर वो इतना इन्फेक्शन हो जाता था कि उसको काटना ही पड़ता था। तो इसी बात के बारे में मालती कह रही है। तो यहाँ पे हमारी 10 पंक्तियाँ कम। नेक्स्ट हमारी पंक्ति है 11। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है, न क्या परवाह। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ और अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात भर नींद नहीं आया करती थी। जैसे कि पता चल रहा है कि मालती अपने पति के बारे में, महेश्वर के बारे में यहाँ बता रही है कि उनके जो भी वो इलाज करते हैं गैंग्रीन का, और अस्पतालों में जैसे मरने के बातें चलती रहती हैं, तो वो बोर सी हो गई उन बातों को देखते हुए। पहले तो वो सो भी नहीं पाती थी रात भर। तो मालती यहाँ पे लेखक को बताती है अपने पति के बारे में, महेश्वर के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो पंक्ति है, मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात है थी जब मैं अभी स्कूल में ही भर्ती हुए थे। जब हम स्कूल में ही भर्ती हुए थे, क्लास में निकल भागना, कच्ची अंबियाँ तोड़ तोड़ कर रखना। तो ये लेखक अपने और मालती के बारे में उन दिनों को याद करता है कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे और छोटे थे, तो वो स्कूल में नहीं रहते थे, स्कूल से वो क्लास को छोड़कर चले जाया करते थे और खेतों में जाके या बागों में, आम के बागों में जाके अमियाँ खाते थे। और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा चंचल थे, और जो मालती वो बहुत ज़्यादा चंचल थी। तो इसमें जो मोस्टली पंक्तियाँ हैं वो लेखक के द्वारा ही कही गई हैं, और मालती और लेखक की ही जो कन्वर्सेशन है वो ज़्यादा चलती है। तो लेखक यहाँ मालती के बारे में बताता है कि बचपन में जब वो स्कूल से चले जाया करते थे, कच्ची अंबियाँ तोड़ के खाते थे। तो नेक्स्ट हमारी जो पंक्ति है, वह उदत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। तो फिर से ये लेखक कह रहे हैं मालती को देखकर, क्योंकि वो पहले कितनी चंचल थी लेकिन आज वो बिल्कुल नीरस सी है, चुपचाप सी है, जैसे खालीपन सा है, और घड़ी की सुइयों को देखती रहती है और हर एक घंटे को वो काउंट करती रहती थी कहानी में। तो आज एक अखबार के टुकड़े को तरसती है, क्योंकि जब शाम को उसका पति महेश्वर आया था तो वो आम लेकर आया था, तो अखबार के टुकड़े में उसने आम को रखे हुए थे। तो मालती जब उन आम को धोने के लिए जाती है तो उस अखबार के टुकड़े को वो पढ़ने लगती है। तो इस बात को भी जो लेखक है बड़ी गौर से देख रहा था, तो उसी को बात को मेंशन किया कि अब वो अखबार के टुकड़े को भी तरसती है। तो लेखक ही कहता है फिर से मालती के बारे में कि अब कितना उबाऊपन है उसकी ज़िंदगी में। नेक्स्ट फिर से एक पंक्ति है इम्पोर्टेंट, मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की सी धीरे धीरे गा रहे हैं, और कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्गेमय नहीं है। तो फिर से वो लेखक ही बात कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे गर्मियों के दिन की बात की गई है और बहुत ज़्यादा शुष्क हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, और बहुत ही उबाऊपन और नीरस लगता है उन सरकारी क्वार्टर में जहाँ पे मालती और उसका पति महेश्वर रहते थे, और लेखक वहाँ पे मिलने के लिए आया था। तो वो उस मौसम के बारे में ही बात कर रहा है और सरकारी क्वार्टर के बारे में लेखक ही बात करता है। नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान के चक्कर में जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी बुझाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। फिर से वो बाहर की जो वातावरण है, वहाँ के प्रकाश और जो भी रात के समय पे चमगादड़ दिखाई देते हैं, तो उन्हीं के बारे में, पर्वतों के बारे में,
चीड़ के वृक्षों के बारे में बात करता है लेखक, तो ये भी लेखक की ही पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे हमारी 15 पंक्तियाँ हो चुकी हैं। तो मैंने इसमें कुल 20 पंक्तियाँ ली हैं ताकि कोई भी छूट ना जाए। तो एग्ज़ाम के हिसाब से तो हम जितना हो सके इसमें कवर कर। नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने ही। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने को दौड़ा। मालती रसोई घर से बाहर निकल आई थी और मैंने खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई है बेचारे को। तो यहाँ पे उस पंक्ति की बात हो रही है कि जब रात के समय पे महेश्वर और लेखक बाहर चारपाई डाल के, पलंग डाल के जब सो जाते हैं, तो आकाश की तरफ देख रहा था लेखक, लेकिन जो महेश्वर मालती का पति है वो सो चुका था, ऊँघ रहा था। तो उसी समय पलंग से उसका बेटा टीटी गिर जाता है और वो एकदम से रोने लग जाता है। तो लेखक झपट कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मालती रसोई में जो दही जमाने के लिए जा रही थी वो आई और उसने उसको उठा लिया था और खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर से उसने कहा कि चोटें बहुत लग गई हैं बेचारे को। तो ये वाली पंक्ति पूछी जा सकती है, चोटें बहुत लग गई हैं बेचारे को, यानी टीटी को, क्योंकि वो रोने लग गया था। तो लेखक कह रहा है यहाँ पे टीटी के बारे में कह रहा है और मालती को जो रसोई घर से उसको उठाने के लिए आ गई थी, और महेश्वर भी एक उसकी रोने की आवाज़ सुन के चौंक के उठ खड़ा हुआ था। तो ये लेखक की ही पंक्ति है, क्योंकि कई बार पंक्तियाँ अरेंज करने के लिए भी आ जाती हैं, तो थोड़ा सा हमें पता हो तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी पंक्ति, माँ युति माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है, जो अभी जभी तुम्हारा जीवन तुम्हारे आगे है। तो ये उस समय की बात है कि जब टीटी पलंग से गिर गया था तो वो रोने लगा था। तो मालती कहती है तो इसका रोज़ का ही काम है, ये रोज़ ही गिर जाता है। तो इस बात को सोचते हुए लेखक मालती के बारे में कहता कि तुम कैसी माँ हो, तुम्हारे दिल में दया नहीं है कि तुम्हारा बच्चा गिर भी गया तो भी तुम्हें दुख नहीं हो रहा, बल्कि ये कह रही है कि रोज़ ही गिर जाता है। तो इसी बात के बारे में यहाँ पर लेखक ने कहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पंक्तियाँ ये आ सकती हैं। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है मालती के बारे में, तो इसके चोटें लगती रहती हैं, रोज़ ही गिर पड़ता है। तो फिर से ये टीटी के बारे में बात कर रही है और मालती कर रही है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा टीटी के गिरने से, क्योंकि वो रोज़ ही गिर पड़ता है और रोज़ ही वो रोता है। तो इसलिए इस कहानी का नाम पहले रोज़ था। कहती रोज़ ही ऐसा होता है, रोज़ ही पानी लेट आता है, रोज़ ही 11 बज जाते हैं। तो ऐसे ये वाक्य इसमें बहुत ज़्यादा यूज हैं, तो इसीलिए हमें इन बातों को ध्यान में रखना है। तो एक छोटी सी पंक्ति और मैंने इसमें ऐड की है, मैं मुँह धोने को पानी मांगने ही था कि मुझे याद आया कि पानी नहीं होगा। तो ये उस समय की बात है जब मालती लेखक से कह रही थी, जब महेश्वर अपने मरीजों को देखने के लिए हॉस्पिटल में गया था और मालती ने कहा पानी 7 बजे आएगा और तभी बर्तन मंजेंगे। तो लेखक ने मुंह धोने के लिए पानी नहीं मांगा, बल्कि अपने हाथ से अपने मुंह को पोंछते हुए वो रह गया था। तो लेखक की पंक्ति है फिर से। तो नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, तभी 11 का घंटा बजा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुंह खो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा 11 बज गए। तो मालती जैसे घड़ी की सुइयों के अनुसार चलती थी और वहाँ पे घंटा बजता था हर एक घंटे के बाद। तो रात के जब 11 बज गए, क्योंकि उसका काम रात के 11 बजे ही कंप्लीट होता था, तो उसने रात के जब आखिरी घंटा बजा, उनके सोने का टाइम भी हो गया था, क्योंकि मालती जब तक सोने के लिए आ चुकी थी और 11 बज गए। तो ये पंक्ति भी पूछी जा सकती है कि 11 बज गए ये किस कहानी की है और किसके द्वारा कही गई है। तो 11 बज गए ये मालती ने कही है और गैंग्रीन कहानी की ये पंक्ति है। छोटी सी पंक्ति भी पूछी जा सकती है या बड़ी भी पूछी जा सकती है, तो हमें इसका पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारी पंक्ति है जो लास्ट है,
दो ही शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है, थोड़ी ही देर में वह चले गए। तो जब अचानक ही महेश्वर को 3 बजे अचानक जाना पड़ा क्योंकि 2 मरीज आए थे और इसी में वही बात की गई है, दो ही की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है, जो वहाँ पर उस टाइम की बहुत ही ज़्यादा बड़ी बीमारी मानी जाती थी। और थोड़ी ही देर में वह चले गए थे और मालती और लेखक के घर पे रह गए थे। तो महेश्वर ने कहा है ये बातें लेखक को। तो फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर 21 पंक्तियाँ मैंने मेंशन कर दी हैं, कवर कर दी हैं। तो आई होप कि इसके बाहर कुछ भी ना आए, और अगर कुछ ऐसी और पंक्तियाँ मुझे मिली जो कि इम्पोर्टेंट होंगी तो मैं बाद में फिर से और भी वीडियो डाल दूँगी। और तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। तो लाइन टू लाइन अगर आपको भी ये मेरे नोट्स पसंद है तो आप मुझे बताएं, तो मैं ऐसे ही नोट्स लेके आऊँगी, क्योंकि हमें जब तैयारी करनी है तो कोई भी सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप भी डीपली और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप भी अपने नोट्स बना सकते, तैयार कर सकते हैं, क्योंकि खुद के नोट्स से की हुई पढ़ाई हमेशा के लिए याद रहती है। और अभी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं जून की, तो अभी से तैयारी शुरू करें, क्योंकि हमारा यूजीसी नेट का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा लंबा है, 10 यूनिट है, तो उनको कवर करते करते हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो और सारी चीज़ों को याद करने के लिए हमें पहले से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको भी मेरी क्लास यूज़फुल लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये मेरा कंटेंट आपको पसंद है, मेरे हैंडमेड्स ये नोट्स पसंद हैं, तो आप भी लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को या मेरी वीडियो को। तो ऐसे ही क्लास अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट कहानी के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए आप आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स।